हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी। सभी को नमस्कार। सभी को सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो भी आपका अभिवादन का तरीका है उन सभी में मेरा नमस्कार। आज इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो जो है वो ग्रामर का जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, टाइम एंड टेंस, उसी से रिलेटेड। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो सेंटेंस फॉर्मेशन का होता है। और सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो टाइम या टेंस के कंसेप्ट के बिना हो ही नहीं सकता। अर्थात हमें उसकी जानकारी होना जरूरी है। जब तक हम हमारी बात को टाइम के सेंस में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो इसका अर्थ ये होता है कि हम सही सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो यही कहानी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी टाइम और टेंस का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। और इसी पे जो है पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाएं, कैसे मैं मेरी बात प्रॉपर टाइम या करेक्ट टाइम को यूज करते हुए, करेक्ट टेंस को यूज करते हुए सेंटेंस फ्रेम कर सकूं। तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए हम शुरू करें कि टाइम या टेंस का कंसेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है। उन्हीं सब बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। टाइम एंड टेंस। तो टाइम और टेंस वैसे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। टाइम को ही टेंस का जो है नाम दिया गया है। टाइम के जो वेरियस कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग जो कंसेप्ट्स हैं, वो टेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। A verb can take many forms in a sentence. These forms are used to show when the subject did something, or when the action took place. These forms mark the different tenses. We use different forms of a verb to indicate different tense. यहाँ पर ये कहना ये है कि हम जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब जो है, क्रिया जो है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। और ये जो फॉर्म्स हैं, दीज फॉर्म्स आर यूज टू शो। ये क्यों यूज किए गए, डिफरेंट फॉर्म्स का प्रयोग क्यों किया गया, विभिन्न रूपों का फॉर्म, जो वर्ब के, क्रिया के विभिन्न रूप हैं, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट किसी चीज को करता है, अर्थात करता, सब्जेक्ट से मतलब है करता, डूअर ऑफ द एक्शन। तो जो करता है किसी भी क्रिया को करने वाला, वो कुछ करता है या एक्शन कहाँ होती है, इन चीजों को जब हम बताते हैं, व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, या वो घटना कब घटित हुई, इन चीजों को बताने के लिए हम वर्ब के जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनको यूज करते हैं। These forms mark the different tenses। और ये जो अलग अलग फॉर्म्स है, वर्ब के फॉर्म्स हैं या क्रिया के जो रूप हैं, यही डिफरेंट टेंसेज को इंडिकेट करते हैं। अलग अलग जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बताने के लिए हमें डिफरेंट टेंसेस को यूज करना होता है। टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली जो टेंस का डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में किया जाता है। फर्स्ट, पास्ट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट टेंस। एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस। अर्थात मैं ये कहूं तो कल अर्थात बीता हुआ कल, पास्ट टेंस। प्रेजेंट, वर्तमान, आज जो चल रहा है आपके सामने, वो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस, कल, आने वाला कल, जो कि भविष्य है, वो भविष्य काल या भविष्य समय कहलाता है। तो ये 3 टेंसेस मेजर डिवीजन में आते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। Each of the 3 tenses can further be divided into subparts. These subparts are simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense। ये जो हमने 3 कैटेगरीज देखी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन्हीं कैटेगरीज को और फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। और ये जो 4 पार्ट्स हैं वो है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तीनों टेंसेस में इनका यूज किया जाता है। और अगर हम इन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेस जो हैं वो 12 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम सबसे पहले बात करें प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कैन बी defined as an expression for an activity that is presently in action or is habitually performed. It is used for a state that generally exists or is currently ongoing.
प्रेजेंट टेंस जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है किसी भी एक्टिविटी का जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है, प्रेजेंट टाइम में एक्शन में है, या प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्टेंस कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, या फिर हैबिचुअली परफॉर्म की जाती है एवरीडे। जो हैबिचुअल है प्रेजेंट टाइम में, आदतन जो होता है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। इट इज यूज फॉर ए स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट या सिचुएशन को डिपिक्ट करता है जो कि जनरली एग्जिस्ट कर रही है या वर्तमान रूप में करंटली जो कि कंटिन्यूअस है या चल रही है, प्रचलित है। अब हमने जो 4 कैटेगरीज देखी थी उसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें क्या जो डिविजन्स होने वाले हैं, क्या कैटेगरीज होने वाली हैं, कैसे उसमें वर्ब की फॉर्म्स आएंगी, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम जनरली बता देते हैं या यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनेगा वहां सब्जेक्ट होगा यानी डूअर ऑफ द एक्शन, फिर वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेनली, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो 4 फॉर्म्स है जिनको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के रूप में भी जानते हैं और आईएनजी फॉर्म के रूप में जानते हैं, उन्हीं में से सबसे फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज भी करेंगे। साथ में इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है या जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंगली वहां पर स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल से रोहन सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, एक्शन जो है वो सिंगिंग है और ऑब्जेक्ट जो है सॉन्ग है, अर्थात रोहन एक गीत गाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर था इसलिए हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंग SING के साथ एस का यूज किया और बाद में ऑब्जेक्ट है। यहाँ प्लूरल, अगर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो यहाँ जो हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो। बॉयज सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ आप देख रहे हैं बॉयज प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, बना लेंगे, राइटिंग पार्ट है वो, बट जहां तक हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहें या स्पोकन या राइटिंग में हम यूज करें तो कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो भी आदतन जो क्रियाएं हैं जो रोज आप करते हैं या आपके दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, he goes to school every morning, we get at 5 o'clock every day, अर्थात वह रोज सुबह स्कूल जाता है, ये रोज का हैबिचुअल एक्शन है। ऐसे ही we get at 5 o'clock every day, हम रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो ये आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ, शाश्वत सत्य या जो सामान्य जो सत्य होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको हमें बताना होता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये एक जनरल ट्रूथ है और इस जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होगा। नेक्स्ट यूज इज to express a future event that is part of a fixed timetable or fixed program, कोई भी भविष्य में होने वाली घटना जो कि किसी निश्चित समय सारणी या निश्चित कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं उनको देखिए। यहाँ समझने की बात है कि वो एक निश्चित कार्यक्रम में शामिल है और वो वर्तमान में घटित नहीं हो रही है, वो बाद में भविष्य में होने वाली है, संपादित होने वाली है, बट चूंकि वो फिक्स टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम का हिस्सा है इसलिए उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
द मैच स्टार्ट्स एट 8 AM। अभी स्टार्ट नहीं है बट 8 AM पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 9 o'clock टुमारो इवनिंग। जो नेक्स्ट फ्लाइट होगी वो कल शाम को 9 बजे होगी, कल रात को शाम को जो भी है 9 बजे होंगी। तो यहाँ पर आपने एक फिक्स कार्यक्रम, एक डेफिनेट प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल किया है, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर का पार्ट है, बट ये फिक्स टाइम टेबल है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस की गई है। नेक्स्ट यूज इज in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं जहां पर हियर या देयर को यूज करते हुए, जो हियर और देयर से एक्सप्रेस की जाती हैं, स्टार्ट होती हैं, जो कि प्रेजेंट में एक्चुअली हो रही हैं। देयर ही फॉल्स, हियर कम्स द ट्रेन। तो यहाँ पर वो ये जो एक्सप्रेशन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या विस्मयबोधी वाक्य जो हैं, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस द कोटेशंस। कोटेशंस जो होते हैं, उदाहरण जो होते हैं, किसी की कही हुई बातें जो होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, चाहे ये पास्ट में बोले गए हों या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी सेज डू और डाई। जॉन कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो कोटेशंस है जो उनकी पोइट्री से या उनके जो स्लोगन्स है उनको लिया गया है, बट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस किए गए हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस वेयर देयर इज स्ट्रेस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग रादर देन ऑन द ड्यूरेशन। ब्रॉडकास्ट जो कमेंट्रीज होती है, स्पोर्ट्स कमेंट्रीज होती हैं, उनमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बजाय जो कि प्रोग्रेस कंटिन्यू वाली जो घटनाएं होती है वो कंटिन्यूअस टेंस में बताई जाती है, बट उनके स्थान पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सक्सेशन ऑफ हैपनिंग्स पे जोर ज्यादा होता है रादर देन ऑन द ड्यूरेशन। समयावधि पे बल नहीं दिया जाता, बट उनकी जो घटनाओं का जो क्रम चलता है उनको हाईलाइट करना होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे नो the bowler run, now the bowler, sorry यहाँ पर now है, now the bowler runs and bowls with speed of 55 km per hour, the batsman hits the ball out of the boundary for 6 runs। तो ये एक सक्सेशन ऑफ इवेंट्स है, घटनाओं का एक क्रम दिखाना होता है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट यूज, इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। समय या शर्त दिखाने वाले जो क्लॉजेज होते हैं उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। अगर बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर टास्क। हम तब तक आपका इंतजार करेंगे जब तक आप अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेते। तो ऐसे जो कंडीशनल जो सेंटेंसेज होते हैं या शर्त युक्त जो वाक्य होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन विविड नरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट टेंस। कुछ नरेटिव्स होते हैं जिसमें सिंपल पास्ट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। इमीडिएटली किंग महाराणा प्रताप रशेस टू हिज कैपिटल। अब आप देखिए, महाराणा प्रताप तो पास्ट की घटना है, बट हम उसको पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करने की बजाय प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इमीडिएटली, तुरंत, किंग महाराणा प्रताप rushes to his capital। शिवाजी नाउ rushes forward and steps, यहाँ rushed नहीं है, rushes है, सॉरी, rushes, प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म with es। शिवाजी नाउ rushes forward and steps the enemy। तो ये जो हैं ऐसे नैरेटिव्स जो होते हैं पास्ट टेंस के, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट यूज, the simple present tense is used instead of the present continuous with the following types of verbs। एक और जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ verbs ऐसी हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं किया जाता, तो उनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ये कौन कौन सी verbs हैं? तो यहां पर आप देखिए, verbs of perception। अब verbs of perception
या जिनको हम कहते हैं इंद्रिय जो होती है, हमारी इंद्रियां जो होती है, उनको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हियर, तो कभी हियरिंग नहीं आएगा, हियरिंग आता है वो कोर्ट के मैटर में डिफरेंट वे में होता है, बट जनरली हियर के साथ आईएनजी नहीं लगता। सी देखना, ये नेचुरल अकरिंग है, इंसिडेंट है। स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज एटसेट्रा। कुछ वर्ब्स ऑफ इमोशन है, भावनाओं को व्यक्त करने वाली वर्ब्स हैं, इनमें भी आईएनजी नहीं लगता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल विश, वॉट, फील, लाइक, डिजायर, लव, हेट, रिफ्यूज, होप, प्रिफर एटसेट्रा। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस like appear, seem, look, etc. Verbs of thinking, believe, जो सोचने समझने से संबंधित है, believe, agree, consider, think, suppose, remember, forget, trust, know, imagine, mean, mind, know, understand, etc. इनके साथ भी ing का यूज नहीं किया जाता, ये सारी verbs प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होती हैं। अब जो हम सेकंड टेंस देख रहे हैं, सेकंड टेंस देख रहे हैं प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है कॉन्टिन्यूअस, अर्थात प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्टिविटी अगर लगातार चल रही है, यानी जब ये स्टेटमेंट बोला जाने के वक्त अगर वो जारी है, कंटिन्यू है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस की जाएगी। यहाँ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो सिंपली होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, जो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, उसके साथ इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है वो। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स में इज, एम, आर तीन है, तो ये किसके साथ होंगे? सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का यूज किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट आर है तो उसके सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके साथ आर का यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। एग्जांपल्स आप देखिए, आई एम ईटिंग फूड, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई जो है उसके साथ एम का यूज, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। ही के साथ जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज का यूज किया गया है, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल, और वी जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर का यूज किया गया है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं या कहाँ हमें इसे यूज करना चाहिए? तो फर्स्ट यूज है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय या सेंटेंस का जब बोला जा रहा है उस समय अगर वो एक्शन कंटिन्यू है तो हम कंटिन्यूअस टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल शी इज कुकिंग फूड नाउ, अभी वर्तमान में वो जब मैं बोल रहा हूं तो खाना बना रही है। Second, for an action that has already been arranged to take place in the near future, एक ऐसी कोई एक्शन जो कि नियर फ्यूचर यानी निकट वर्तमान, जो कि जल्दी ही वर्तमान आने वाला, भविष्य आने वाला है, उस निकट भविष्य में जो उसका प्रयोग किया जाना है, तो उसके लिए भी हम आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माय फादर इज अराइविंग टुमारो मॉर्निंग, तो ये वैसे तो फ्यूचर की इंसिडेंट है, फ्यूचर में होना है, बट ये निकट भविष्य में पहले से ही अरेंज्ड है, पहले से ही प्लान्ड है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कुछ ऐसी अस्थायी टेम्पररी एक्शंस होती हैं जो कि बोलते समय तो घटित नहीं हो रही है, बट उनके साथ हम ऐसा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर रीडिंग द रामायण बट नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट। अब हम कह रहे हैं कि मैं अगर सेंटेंस ऐसा कहता हूँ कि वी आर रीडिंग द रामायण, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब बोल रहा हूँ तब मैं रीड कर रहा हूँ, बट इन दिनों मैं रामायण का रीडिंग कर रहा हूँ, तो इसको बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, एज वी नो दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन, अब ये तो पता है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिट्स को या हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। However, when the reference is to a particular obstinate habit, something which persists, for example,
In spite of advice or warning, we use the present continuous with as adverb, always, continually, constantly. यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि वैसे तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन कई बार ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होती हैं जो कि कंटिन्यू होती हैं, एडवाइस और वार्निंग के बाद भी वो की जाती हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, माय लिटिल डॉटर इज वेरी नॉटी, शी इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द बेड. तो यहाँ पर जो है माय लिटिल डॉटर इज वेरी नॉटी, वो बड़ी शरारती है और वो हमेशा इधर उधर भाग रही होती है रोड के ऊपर. यहाँ पर ये जो है इज लगाना था, शी इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, तो वो रोड पे भाग रही होती है. तो इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. एक्सेप्शंस हैं जो अभी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में देख रहे थे. एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं कि इन वर्ब्स के साथ जो है आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता या कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज की जाती. तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज. वर्ब्स ऑफ इमोशन, विश, व्हाट, वी, फील, लाइक, डिजायर, लव, हेट, रिफ्यूज, होप एंड प्रेफर. Verbs of appearance, appear, seem, look. Verbs of thinking, believe, agree, consider, think, suppose, remember, forget, trust, know, imagine, mean, mind, know, understand, etc. कुछ और verbs भी हैं, some other verbs भी हैं, जैसे own, comma, possess, comma, have, जिसका मीनिंग possess करना होता है या किसी चीज का मालिकाना हो. belong to, contain, consist of, be, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव. अगर बी का यूज पैसिव फॉर्म में किया गया है तो वहां ये लागू नहीं होगा, बट उसके अलावा जो है वहां पर बी के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते. एग्जांपल्स देखिए, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर. तो ये गलत सेंटेंस हुआ, रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस होगा दीज ग्रेप्स टेस्ट श्योर. श्योर मीन्स खट्टा, ये अंगूर खट्टे हैं. ही इज हैविंग ए टैबलेट, तो पोजीशन के मामले में तो यहाँ पर ये रॉन्ग सेंटेंस होगा. he has a tablet, तो ये this one is the correct sentence. Next, they are seeming unhappy, वो बड़े उदास लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, तो ये wrong sentence है. seeming means, seeming ing नहीं लगेगा, seem. they seem unhappy, तो ये correct sentence है. but the verbs listed above can be used in the continuous tenses with the change of meaning. लेकिन एक चीज और हमें जो याद रखने की है वो ये है कि इन जो verbs हमने बात करी, उन verbs को हम कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं, बट उनका जो अर्थ वहां, मीनिंग जो वहां दिया हुआ है उसके अलावा मीनिंग होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर इज टेस्टिंग द मिल्क टू सी इफ इट नीड्स मोर शुगर. तो वो टेस्टिंग, यहाँ पर टेस्टिंग का मतलब दूसरा है, टेस्टिंग वहां उस सेंस में नहीं है. तो चखने के अर्थ में है, लेकिन वो वहां स्वाद जानना चाहता है. तो टेस्ट मीन्स टेस्ट ऑफ फ्लेवर, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, किसी चीज का टेस्ट चेक करना हो तो वहां पर इसमें आईएनजी लगाया जा सकता है. दे आर हैविंग डिनर, तो यहाँ हैविंग डिनर का मतलब यानी वो डिनर कर रहे हैं. हैविंग मतलब रखने के सेंस में नहीं है, पोजीशन के सेंस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम हैज के साथ, हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैव का मीनिंग जो है वो है खाना, टू ईट. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड जो टेंस है प्रेजेंट का, थर्ड जो वेरिएंट है या टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट वर्ड कहता है कि कोई भी कार्य अगर पूरा हो चुका है, इफ एनी टास्क इज फिनिश्ड, कंप्लीटेड, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना होगा. यहाँ पर जो फॉर्मूला है सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो ये है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल देखिए, सी हैज पास द एग्जाम. तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, और यहाँ पास जो है उसकी थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट का यूज किया गया है. अगर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, बहुवचन है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल, वी हैव पास द एग्जाम. तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी प्लूरल है और उसके साथ हमने हैज का यूज किया और बाकी
वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाना है, वो चीज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनेट। कुछ पास्ट एक्शंस ऐसी हैं इनका टाइम दिया हुआ नहीं है और जो डेफिनेट भी नहीं है, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्या तुमने पढ़ ली है? तो ये हम पास्ट की घटना है, पास्ट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो लेकिन यहाँ टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव नेवर नोन हर टू बी स्माइलिंग। हमने कभी उसको हंसते हुए नहीं देखा, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। Second use, to describe past events when we think more of their effect in the present than of the action itself. पास्ट की ऐसी इवेंट्स जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में ज्यादा हो रहा हो बजाय उस समय के, तो ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स है, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे गोपाल हैज ईटन ऑल द मैंगोज, इट मींस नथिंग इज लेफ्ट फॉर यू। तो इसका जो गोपाल ने तो खा लिया पहले, पास्ट का इवेंट हो चुकी है, बट उसका इम्पैक्ट ये है कि मेरे तुम्हारे लिए नहीं बचा हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, नाउ आई एम फ्री। तो टास्क पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, बट मैं फ्री हूँ, ये प्रेजेंट टाइम पे इम्पैक्ट है, इसको बताने के लिए हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया। नेक्स्ट, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। कुछ ऐसी जो है जो इमीडिएट पास्ट में, ज्यादा पुराना नहीं है, पास्ट अभी जो गुजरा है समय, उसी समय खत्म हो गए, और यहाँ पर जस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव जस्ट परचेज द बुक। हमने अभी अभी किताब खरीदी है। इट हैज जस्ट स्टार्टेड रेनिंग। अभी अभी बारिश शुरू हुई है। तो यहाँ पर ये जो टास्क है वो ज्यादा पुराना नहीं है, इमीडिएट पास्ट में ही घटित हुआ है। नेक्स्ट, to denote action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment, often used with since and for phrases. ऐसी कुछ एक्शंस और इंसिडेंट्स जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट टाइम तक चलती रही, या अभी वर्तमान तक वो चलती रही हैं, और इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे वी हैव रिजाइडेड हियर फॉर 5 years। तो पहले से रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं, तो लगभग 5 साल का समय हो गया। तो यार फॉर का यूज इंपॉर्टेंट है, देखना है। She has been suffering from fever since last Monday। तो यहाँ पर अभी भी वो फीवर में है, और ये यहाँ since का प्रयोग हमने किया है। She has been suffering, sorry, यहाँ पर आएगा she has suffered from fever since last Monday। ये यहाँ पर थोड़ा यूज में चेंज आ चुका है, तो इसको हमें देखना होगा। ये सेंटेंस होगा she has suffered from fever since last Monday। तो since का प्रयोग है, चूंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज देखना है आपको। she has suffered from fever since last Monday। Next, the following adverbs or adverb phrases can also be used with the present perfect tense। जो नीचे कुछ एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम यूज करते हैं, बिसाइड दोज मेंशन्ड अबव, जो अपन ने ऊपर बात करी उनके अलावा। फॉर एग्जांपल, एवर इन क्वेश्चंस में यूज किया जाता है इसका, नेवर, टिल नाउ, सो फार, यट, यट का यूज जो है नेगेटिव या क्वेश्चंस में ही होता है। टुडे, दिस वीक, ऑलरेडी, दिस मंथ, दिस आवर, दिस वीक, ये जो एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस हैं, इनका यूज भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया जाता है। इसके एक एक्सेप्शन भी है। With adverbs of time, present perfect tense is not used. Instead, we should use simple past tense. Easy. अगर adverb of time है, तो उसमें हम present perfect tense के बजाय हमें present simple tense past simple tense का यूज करना चाहिए। For example, she has gone to Delhi। तो यहाँ she has gone to Delhi की बजाय हमें ज्यादा बेहतर सेंटेंस होगा she went to Delhi। तो ये एक चीज याद रखने की। नेक्स्ट टेंस, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप देखिए प्रेजेंट तो वर्तमान को इंडिकेट कर ही रहा है, टेंस टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस यहाँ ये समझने का है। तो परफेक्ट मीन्स ये कार्य कुछ पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस मीन्स वो अभी भी जारी है। तो अर्थात इसमें कुछ कार्य पूरा हो चुका है, कुछ जारी होने का भाव है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा।
अब हम इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंगुलर में कैसा होगा, प्लूरल में कैसा होगा देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सिंगुलर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैज बीन। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर सिंस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग भी किया जाएगा, अर्थात सिंस और फॉर जो समय के टाइम इंडिकेटर्स हैं उसके साथ टाइम का यूज भी किया जाएगा। अब यहाँ सिंस और फॉर के यूज की बात करें तो सिंस जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम या किसी भी समय अवधि को बताने के लिए, अगर टाइम जो है अवधि के रूप में है तो फॉर का यूज करेंगे, और टाइम जो है पॉइंट ऑफ के रूप में है या किसी पॉइंट के रूप में है तो फिर सिंस का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ हैज बीन का यूज किया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और सिंस का यूज है चूंकि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए उसके साथ हमने सिंस का यूज किया, सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। प्लूरल अगर सेंटेंस सब्जेक्ट है तो कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ चेंज केवल हेल्पिंग वर्ब में होना है, वो है हैव बीन, हैज बीन के बजाय हैव बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। एग्जांपल है, दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इनके यूजेस कहाँ है वो देखने की बात है। तो पहला यूज है, इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है उसको बताना हो तो हमें प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, सी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, द कॉन्ट्रैक्टर इज बिल्डिंग दिस फ्लैट फॉर 6 months, अर्थात 6 मंथ से बना रहा है, तो 6 मंथ का टाइम तो इलेप्स हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और अभी भी काम चल रहा है। सेकेंड यूज है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, ऐसी कोई काम जो पहले ही खत्म हो चुका है। इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। तो ऐसी किसी एक्शन को प्रदर्शित करना जो पहले ही खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी पे हमें जोर देना है, तो वो जोर देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे, व्हाई आर यू वेट विथ स्वेटिंग, आप पसीने से क्यों भीगे हुए, तो पसीने से पसीना आना और पसीने से भीगना ये घटना तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। आई हैव बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर, तो उसमें वो बता भी रहा है कि आई हैव बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधा घंटे से दौड़ रहा था, अभी नहीं दौड़ रहा हूं लेकिन आधा घंटे दौड़ रहा था इसलिए मैं पसीने से भीग गया। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। निहाल इज प्लेइंग विद अ पेन, तो यहाँ पर इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है सिंगुलर के लिए। राहुल राइट्स द पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ राहुल सिंगुलर है, राइट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर सिंगुलर। रौनक एंड रोहित रीड ए स्टोरी, तो यहाँ रौनक एंड रोहित प्लूरल बना रहे हैं सब्जेक्ट को और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर प्लूरल। ही स्पीक्स इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर सिंगुलर। We speak English, simple present tense for plural. She is writing Hindi, तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है इस के साथ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर सिंगुलर। They have learned हिंदी, तो यहाँ पर they और have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस फॉर प्लूरल। I have learned Kannada, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर सिंगुलर, I सब्जेक्ट सिंगुलर है। My sister has been learning Oriya, Oriya is a language, तो my sister has been, तो यहाँ पर has been प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर सिंगुलर। गर्ल्स हैव बीन लर्निंग फ्रेंच, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज भी हम कर सकते हैं, दे हैव बीन लर्निंग फॉर 2 years, तो यहाँ 2 years करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर प्लूरल होगा। पास्ट टेंस, एनी इवेंट और एक्शन, अब हम जो सेकंड टेंस है वो है पास्ट टेंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एनी इवेंट और एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट कैन बी रेफर्ड टू एज द पास्ट टेंस, कोई भी घटना जो पास्ट में घटित हुई या पास्ट के लिए रेफर हो रही है तो ऐसे जो घटनाएं बताने के लिए, ऐसी एक्शंस को बताने के लिए हमें पास्ट टेंस का यूज करना होता है। अब इसके भी वही 4 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट टाइप,
यहाँ पर जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, द डॉग रैन अवे, डॉग रैन अवे। तो यहाँ पर डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल वाला तो कंसेप्ट ही नहीं है। सारी ही जो दोनों ही टाइप सिंगुलर और प्लूरल, उनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज ही होना है, या हेल्पिंग वर्ब का भी कोई यूज नहीं होता है। Here the subject is the dog and rain is the second form or past form of the verb. जनरली सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, DID। बट कई बार हमें किसी बात पे बल देना हो, एक्शन पे बल देना होता है, तो डिड का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? तो फर्स्ट है टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट ऑफन अकर्स विद एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। किसी भी घटना जो कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, उसको बताने के लिए हमें पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। याद रखें, इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ये जनरली जो है पास्ट, कोई ना कोई पास्ट फ्रेज या पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। सी लेफ्ट जयपुर लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और सेकंड फॉर्म लेफ्ट जयपुर, और यहाँ ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल है जो पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है। द शिप सेल्ड यस्टरडे, यहाँ सेल मींस जहाज का चलना, तैरना, तो वो सेलिंग जो है यहाँ सेकंड फॉर्म है, और यस्टरडे टाइम फ्रेज है पास्ट का एडवर्ब। टू शो पास्ट हैबिट्स, कुछ ऐसी हैबिट जो कि पास्ट टाइम में रही हो, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग स्कूल डेज शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर ओ स्कूल डेज मींस पास्ट इवेंट है, पास्ट एक्शन है कि वो हमेशा जो है अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाती थी। वी प्लेड मैनी आवर्स एवरी डे, तो पुराने टाइम की बात करें, पास्ट टाइम की बात करें कि रोज खूब खेलते थे। Sometimes this tense is used with an adverb of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. कभी कभी ये जो है adverb of time के बिना भी यूज होता है, अर्थात पास्ट कोई adverbial नहीं होता, तो ऐसे केसेस में जो है या तो वो implied होता है, अंडरस्टूड होता है कि टाइम या कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास्ट का होता है, तो वो अंडरस्टूड होता है, तो उसमें टाइम फ्रेज अवॉइड भी हो सकता है। सेकेंड जो टेंस है पास्ट का, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वही पास्ट की कोई भी चीज को कंटिन्यूटी शो करने वाला टेंस। सिंगुलर का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉच, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच। चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा, और ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का स्ट्रक्चर माई मदर वॉज कुकिंग फूड, तो यहाँ माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने वॉज का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कुकिंग। सेकेंड जो है प्लूरल, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होगा, बहुवचन हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ वर्ब का यूज किया जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली पोर्शन यूज होना है। एग्जाम्पल देखिए, माई पेरेंट्स वर कुकिंग फूड, तो माई पेरेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब हमने लगाया, बाकी जो कुक प्लस ING, तो कुकिंग फूड। इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो टू डिनोट यूज किया जाता है टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। कोई भी पास्ट टाइम की कोई घटना जो घटित हुई, जो चल रही थी, जारी थी, जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इसमें टाइम फ्रेज को मेंशन भी किया जाए और नहीं भी किया जाए, दोनों ही स्थितियां हैं। When I reached home, he was playing chess. जब मैं घर पहुंचा तो वो चेस खेल रहा था। We were watching cricket match the whole day. अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए कि टाइम इंडिकेटर नहीं है, बट फिर भी ये पास्ट के इवेंट है जो कि अंडरस्टूड है। इट इज अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड विद ऑलवेज, continually etc for persistent habits in the past. ऑलवेज और कंटिन्यूअली जो वर्ड्स हैं जनरली ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी यूज हो सकते हैं अगर हम पास्ट की परसिस्टेंट हैबिट्स को या लगातार जो हैबिट्स जारी रही उनको बताने जा रहे हो तो।
फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज मर्मरिंग, हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। तो बड़बड़ाती रहती थी ये कॉन्टिन्यूअस है, तो शी वॉज ऑलवेज मर्मरिंग। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करता रहता था। तो यहाँ पर हिंदी में तो देखिए हम सेंटेंस बोल रहे हैं हमेशा शिकायत करता रहता था, बट ये आईएनजी फॉर्मेट में यूज हुआ है। थर्ड टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में कोई भी कार्य जब सेंटेंस बोला गया या जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक वो कार्य पूरा हो चुका होता है, तो उसको दिखाने के लिए, परफेक्शन को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अर्थात यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है जो सारे सिंगुलर प्लूरल सब सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, हैड। और यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है, मेन वर्ब की जो फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, देवेंद्र हैड गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर देवेंद्र और हैड, गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट के किसी भी निश्चित पल या समय से पहले कोई चीज जो कंप्लीट हो चुकी है उसको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई मेट हर इन ए पार्टी 5 years ago, शी हैड मैरिड टू ए बिजनेसमैन। जब मैं उससे 5 साल पहले एक पार्टी में मिला, तब तक वह एक बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी। तो यह मिलना और शादी करना दो घटनाएं हैं। तो जो मिलने के वक्त जो पॉइंट है, समय है, उससे पहले शादी होने का काम हो चुका था। तो ये पहले कंप्लीट होने की वजह से इसको हमने हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट यूज, in case of two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. The past perfect tense is mainly used for the action which happened earlier, while the simple past tense is used for the action which happened later. पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं भी एक साथ दो घटनाएं घटित हो सकती है, लेकिन दोनों के टाइम में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यानी उनमें से एक जो एक्शन है वो पहले हुई और एक एक्शन बाद में हुई। तो जो पहले हुई उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में हुई उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर हैड कुक्ड फूड। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो यहाँ पर घर पहुंचना और खाना बनाना दो एक्शंस हैं, जिनमें से खाना बनाने की एक्शन पहले हो जाती है, इसलिए उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा। नेक्स्ट एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड, सॉरी डाइज की जगह डाइड होगा यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो यहाँ पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना दो इंसिडेंट्स हो रही हैं, दो एक्शंस हो रही हैं, जिनमें पेशेंट का मरना पहले हुआ। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जा रही है। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में जो चीज बोलने के समय, स्टेटमेंट के समय का कुछ कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ कंटिन्यू थी, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ अर्थात सिंगुलर प्लूरल सबके साथ वही यूज होती है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये बात ध्यान देने की है। एग्जाम्पल देखिए, we had been preparing for the annual function since January. यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें एक चीज और याद रखनी है कि सिंस और फॉर का यूज भी हमें देखने को मिलेगा। तो सिंस और फॉर प्लस टाइम। We had been preparing for the annual function since January. तो हम जनवरी से ही एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ कुछ और इसकी प्रैक्टिस के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, they learned the periodic table last month. So simple past tense. I went to see him last week. Simple past tense. He played cricket yesterday. Simple past tense. I was playing table tennis yesterday. Past continuous tense for singular. She was picking up the sticks in the wood yesterday. Past continuous tense for singular. They were playing kabaddi last week. तो it is past continuous tense for plural. They plural है यहाँ पर। I had thrown the ball in the last innings. तो had plus verb की third form अर्थात past perfect tense. They had played football yesterday. Past perfect tense. They had been playing football for 10 hours yesterday. तो यहाँ पर had been playing तो past perfect continuous tense. Next is
सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ द नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. द एक्शंस दैट आर टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर आर रिटन इन द फ्यूचर टेंस. ऐसी जो एक्शंस हैं जो कि भविष्य में आने वाले समय में घटित होंगी उनको हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं. वही 4 कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. यहां पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे वो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अर्थात यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं, विल और शैल. विल जो है वो ही शी इट दे यू या कोई भी नाम आता है, नेम आता है, उसके साथ यूज की जाएगी. जबकि सेल जो है वो आई प्लस वी के साथ यूज होती है. अर्थात हम कह सकते हैं आई और वी के साथ शेल का यूज किया जाएगा और बाकी जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज किया जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, आई शैल विजिट साइंस पार्क टुमारो. तो यहाँ पर मैं कल साइंस पार्क की यात्रा करूंगा. यूजेस की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होगा? To talk about things which we cannot control, it expresses the future as fact. ऐसी कुछ चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है और ये फ्यूचर एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सन विल बी 10 नेक्स्ट संडे. अगले संडे को मेरा बच्चा 10 साल का हो जाएगा. तो ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और फ्यूचर का इवेंट है. इट विल बी दिवाली नेक्स्ट मंथ. अगले महीने दिवाली आने वाली है. तो ये आपका फ्यूचर इवेंट है. To talk about what we think or believe will happen in the future. कुछ ऐसी बातें जो कि हमें लगता है या हम सोचते हैं कि वो फ्यूचर में होने वाली हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस. एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया विल वन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट. अगला जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, वो इंडिया जीतेगा. तो ये फ्यूचर का है और हमें लगता है ऐसा होगा, तो इसको हमने फ्यूचर सिंपल में एक्सप्रेस किया. नेक्स्ट, इट कैन बी यूज व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कुछ ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं कि बोलने जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय हमें करना है, तो उसको एक्सप्रेस करना हो तो भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, इट्स थंडरिंग एंड लाइटनिंग, आई विल नॉट गो आउट. इट्स थंडरिंग एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. द मैनेजर इज बिजी एट द मोमेंट, ऑलराइट आई विल वेट. मैनेजर अभी बिजी है, अच्छा ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा. तो ये ऐसे सेंटेंस फ्रेजेस भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखते हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में जो चीजें कंटिन्यू हो रहने वाली हैं उनकी बात हम करेंगे. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी एंड शैल बी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा. सी विल बी लर्निंग हर लेसन टुमारो. सी विल बी लर्निंग हर लेसन, तो यहाँ सी उसके साथ विल बी, अर्थात आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी. यहाँ सी के साथ विल बी होगा. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लर्निंग, लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग, और बाकी जो सेंटेंस है आपका वैसे ही. यूजेस कहाँ कहाँ होने, तो फर्स्ट यूज है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर. किसी भविष्य के फ्यूचर के किसी फिक्स टाइम पर, किसी निश्चित समय पर जो चीज कंटिन्यू रहने वाली है, जो कंटिन्यू होगी, उसको हम इस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई थिंक इट विल बी ड्रिजलिंग व्हेन वी बिगिन आवर टास्क. मुझे ऐसा लगता है जब हम काम शुरू करेंगे ना तब बारिश आएगी, बारिश शुरू हो जाएगी. विल बी ड्रिजलिंग, तो यहाँ पर इट विल बी ड्रिजलिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी इन न्यूयॉर्क. कल इस समय तक मैं न्यूयॉर्क में होगा. तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज. It is also used to denote actions in the future which are already planned or which are expected to happen in the normal course of things. ऐसी जो चीजें हैं, एक्शंस हैं जो फ्यूचर में होने वाली पहले से प्लान की हुई है या जो हम सोच रहे हैं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स में या सामान्य जो दिनचर्या गतिविधियां हैं उसी प्रक्रिया में होने वाली है. 10वीं की डिलीवरी बॉय विल बी कमिंग सून, जल्दी आने वाला है. तो यहाँ हमने इसको विल बी कमिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस. The new car will be arriving here by Monday next week. अगले सप्ताह के मंडे तक नई कार आ जाएगी. तो will be arriving फ्यूचर continuous tense. be2 plus base form of verb is used to denote official plan or arrangement. जो official
ऑफिसेज के जो प्लान्स और अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें B+2 बी की फॉर्म जो कि इजेमार वोजवर हो सकती है, उसके साथ 2 प्लस बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा करके हम यूज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ इज बी है और टू प्लस विजिट, तो यहाँ पर इज के बाद टू लगाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो ये ऑफिशियल अरेंजमेंट और प्लान है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव और या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी सेंटेंस पार्ट होंगे, वही आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, शैल हैव, और बाकी सबके साथ विल हैव। एग्जाम्पल, दे विल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स बाय टुमारो मॉर्निंग, नोट्स राइटिंग जो हम नोट्स तैयार करते हैं वो वाले, तो वो कल तैयार कर चुके होंगे, कल सुबह तक तैयार कर चुके होंगे। तो फ्यूचर में जो घटना एक निश्चित समय पे घटित हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी है होगी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। The future perfect tense is used to denote about actions that will be completed by a certain future time, मतलब certain future निश्चित किसी भविष्य के समय पर जब वो काम कंप्लीट हो चुका होगा तो उसको डिनोट करने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। एग्जाम्पल्स, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई शैल हैव कंप्लीटेड माय टास्क, मींस इस सप्ताह के एंड तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो यहाँ एक सर्टेन टाइम दिया हुआ है फ्यूचर का। शी विल हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर यू रीच टू हिम, तुम उस तक पहुंचोगे उससे पहले वो जा चुकी होगी। We shall have written our homework till tomorrow morning, हम कल सुबह तक कंप्लीट कर चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य में किसी निश्चित समय पे जो घटनाएं कुछ हो चुकी होंगी और कुछ कंटिन्यू रहेंगी, उसका कुछ पार्ट कंटिन्यू रहेगा, कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, तो ऐसे किसी एक्शन को डिनोट करना हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर और टाइम का भी यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस जुलाई, जुलाई से बारिश हो रही होगी। The future perfect continuous tense is used for actions which will continue over a period of time that will end in the future, ऐसा कोई टाइम भविष्य का जहां पर कोई का एक्शन जो है कंटिन्यू होगी और खत्म हो चुकी होगी, तो उसको दिखाने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। फॉर एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ 2022 वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 40 years, तो यहाँ पर 4 प्लस टाइम का यूज है। आई शैल हैव बीन वर्किंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंस 2005, तो यहाँ सिंस और 4 प्लस इधर शैल हैव बीन वर्किंग, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और सिंस और 4 प्लस टाइम का यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इन फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। हिमांशु विल लर्न हिज लेसन by tomorrow, future simple tense. I shall play kho-kho next Sunday, future simple tense. Ram will come to home after lunch, simple future tense. She will go to market tomorrow, simple future tense. My brother will be going to school tomorrow, तो will be plus going, तो यहाँ future continuous tense. We shall be flying to New York next month, तो यहाँ पर shall be flying means continuity, future continuous tense. It will be raining for 2 months in the September this year, तो यहाँ पर future continuous tense. We shall have played the match by 10 AM tomorrow, future perfect, तो shall have plus verb की third form future perfect. She will have been going to office for 5 years next month, अगले महीने तक वो 5 साल से ऑफिस जा रही होगी, तो यहाँ पर will have been plus first form plus ing और since for plus time, तो यहाँ future perfect continuous tense. नेक्स्ट, दे विल हैव बीन कटिंग द वुड फॉर 10 months tomorrow, 10 महीने हो चुके होंगे उनको काटते हुए, तो यहाँ पर विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और 4 प्लस टाइम, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका जो है टेंसेस का चैप्टर थोड़ा सा लेंदियर टॉपिक था, लेंदियर टॉपिक है तो जो टाइम ड्यूरेशन है वीडियो का वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, but फिर भी I have tried my best to explain it in simple language as far as possible for you, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा
और आपका जो नॉलेज ऑफ टेंसेज है उसको भी इंक्रीज करेगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस एट ज्ञानालय। थैंक यू वेरी मच।